जो कि बाराबंकी से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विजय पार्क में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। तो विजय पार्क में प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहां पर निरीक्षण भी किया गया है। तो पंडित दीनदयाल के जीवन स्तर पर आधारित प्रदर्शनी जो वहां पर लगाई गई है उसका भी अवलोकन करेंगे। बाराबंकी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा है, जहां पर उनके विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा का अनावरण होगा, साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता बलराम सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बलराम, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और उनके महत्वपूर्ण क्या क्या प्रोग्राम आज लगे हुए हैं, उस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि बाराबंकी में सीएम योगी का एक दिवसीय जो है आज दौरा है और ये दौरा जो है मिनट टू मिनट इनका जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। दोपहर 3 बजे लगभग जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उनका जो है हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद में विजय पार्क में लगभग 3:10 पर सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही जो है दोपहर 3:20 पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे जीआईसी ऑडिटोरियम, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जीआईसी ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ अगर हम उनके सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम जो है पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। साथ ही साथ डीएम और जो एसपी हैं वो साथ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ के दौरे की बात करें तो ये एक जो है अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ जो है लगभग जो है 725 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, जो एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। अब देखना होगा कि सीएम योगी आने के बाद में लोगों में क्या चर्चा का विषय बनता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी सौगात भी मिलेगी और इस वजह से उम्मीदें भी लोगों को काफी हैं। बलराम सिंह, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल अभियुक्त अनुज का आज अमेठी में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अनुज के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। वहीं गांव के लोगों की माने तो अनुज प्रताप सिंह बहुत ही सरल और सीधा साधा था। कभी भी उसका या उसके परिवार का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ। अब ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को जब किसी कानून पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कोर्ट कचहरी को बंद करवा देना चाहिए। इस बच्चे का माहौल ठीक था, ना किसी से लड़ाई हुई है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, ना कोई डकैती किया है, ना कोई चोरी किया है। एक दाना एक सेमी किसी का इसने तोड़ा नहीं है। पढ़ने में ठीक था, गोपाल सरस्वती में पढ़ता था। उसके बाद में फिर यहाँ से बीए किया है। सबसे मिलनसार व्यक्ति था। इसके ऊपर खाली एक केस लगा सूरत का, वो रायबली के पुलिस ने पकड़ा था एसटीएफ ने, और वहाँ की पुलिस को दे दिया। जमानत करवाया, जमानत करने के नाते फिर यहाँ से जमानत करवाने के हाई कोर्ट से जमानत हुई, छूट गया। और छूटने के बाद में फिर ये अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए सूरत में रहता था। तब से यहाँ रहता नहीं था। हम लोगों को इसके आगे कुछ पता नहीं कि क्या है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आदित्य, जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अभी बात आ रही है, गाँव के लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि ये बात अब कहाँ जाकर थमेगी? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है, अनुज प्रताप को लेकर गांव के लोगों के साथ साथ पिता ने जो सवाल खड़े किए हैं वो उन पर साफ होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिनके ऊपर 2 मुकदमे हैं उनको जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। जिनके ऊपर 35 से 40 मुकदमे हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं था। यही लड़का अनुज प्रताप सिंह रायबरेली में जब गोपाल सरस्वती में पढ़ता था तो उस समय से लेकर अब तक का उसके खिलाफ 1/716 की कार्रवाई तक मोहनगंज थाने में, स्थानीय थाने से लेकर कहीं भी दर्ज नहीं होती है। कुछ ही दिन पहले सूरत में एक बड़ी घटना होती है, उस सूरत में उसका नाम आता है। नाम आने के बाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद वो अमेठी वापस आता है और अमेठी के बाद सुल्तानपुर डकैती में नाम आने के बाद में अगर देखा जाए तो एसटीएफ के हाथों अचलगंज थाना थे तो उन्नाव में जो है मुठभेड़ के दौरान जो है इसको ढेर कर दिया जाता है। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि जिस तरीके से जातिगत राजनीति उनके द्वारा की गई है और मंगेश यादव जो जौनपुर का था
उस अपराधी के ऊपर जब कार्रवाई होती है, उसको जब मौत के घाट उतारा जाता है, तो अखिलेश यादव पक्ष को लेकर एक लगातार उनके बयान आते रहते हैं कि यादव नाम से उसको जो है इनकाउंटर किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पिता द्वारा जब कहा गया कि अब ठाकुर की जो है ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ है, तो इसमें अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई होगी, उनके आत्मा को शांति मिल गई होगी। तो लगातार सवाल जो है चल रहे हैं, जातिगत राजनीति चलना शुरू हो गई है और इसको लेकर निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं और इसमें लोग जो है एक दो मुकदमे के वांछित जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर निश्चित रूप से हर कोई यही कह रहा है कि एक दो मौके देने चाहिए सुधरने का, क्योंकि जब मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मुकदमे के दौरान अगर किसी को एक दो मौके मिल जाए तो ऐसे में उनके शायद सुधरने का मौका मिल जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेठी के ही अभी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि सुल्तानपुर डकैती में रवि उनके नाम प्रकाश में है, ना तो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, ना ही वो अभी तक जो है उनका कहीं आता पता है। तो इस पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसटीएफ, क्योंकि योगी सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस पर, अपराधी किसी भी सूरत पर बख्शे नहीं जाएंगे, तो ऐसे में लगातार कार्रवाइयां ताबड़तोड़ हो रही हैं। 14 अपराधी सुल्तानपुर से थे और उन सुल्तानपुर की अगर बात की जाए घटना में तो दो का अब तक इनकाउंटर हो चुका है। अगर देखा जाए तो 4 लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने रवि उन्होंने समर्पण भी कर दिया है अदालत के जरिए जो है, और बाकी कुछ जो फरार हैं उनके खिलाफ जो है ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल आदित्य, ठीक कहा आपने। और इसी तरीके की अब जाति को लेकर भी यहाँ पर राजनीति तेज है, अब देखना होगा कहाँ जाकर थमेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पहले से एनकाउंटर के खिलाफ रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही अपराधी को सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह शिकायतें मिल रही हैं कि घर से पकड़ कर ले जाते हैं और एनकाउंटर कर देते हैं। इन सब एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अनुज प्रताप के पिता के बयान पर एसटी हसन ने कहा कि उनका बयान बता रहा है कि यह फेक एनकाउंटर है। हमारी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। एक एनकाउंटर है। हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस का काम है कि अपराधी को पकड़ें और उसके बाद उसका ट्रायल हो और जज और हमारी अदालतें उसको जो चाहें सज़ा दे दें, चाहे वो फांसी दें या उम्र कैद की सज़ा दे दें। आमतौर से ये शिकायतें मिल रही हैं कि अपराधियों को घर से पकड़ के ले जाते हैं और एनकाउंटर हो जाता है। किसी की टांग में गोली होती है तो किसी की सर में और किसी के पेट में। तो इन एनकाउंटर की एक जांच होनी चाहिए कि वाकई ये एनकाउंटर हुआ है या फेक एनकाउंटर है। आज जिस तरह से संविधान के साथ ये खिलवाड़ हो रही है और अदालतों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसके हम सख्त खिलाफ हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क में 27 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर सांसद रमेश अवस्थी ने ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मैच को लेकर की गई सभी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर और यूपीसीए के पदाधिकारियों से कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और यूपीसीए के कोऑर्डिनेशन के दर्शक क्षमता बढ़ी है, इसके लिए संजय कपूर बधाई के पात्र हैं। देखिए 27 तारीख को भारत बांग्लादेश का मैच हो रहा है। उसमें आज हम लोगों ने संजय कपूर जी के साथ पूरे ग्रीन पार्क का निरीक्षण किया और मैंने इससे पहले 1 महीने पहले भी निरीक्षण किया था और ग्रीन पार्क की मैंने दुर्दशा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया था। उसके बाद टीम आई थी यहाँ पर और प्रमुख सचिव हमारे आलोक कुमार जी ने भी इसका निरीक्षण किया था और तमाम चीज़ें पाई थी कि ग्रीन पार्क का सुधार किया जाए। और अगर हम 1 महीने से और आपकी अगर बात करें, आज की बात करें, तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। इसमें ग्रीन पार्क में सुधार जो हमारे यूपीसीए की तरफ से संजय कपूर जी बनाए गए, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और उनकी मेहनत मुझे दिख रही है आज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मामले में सभी पार्टियों से आगे है। बीजेपी के लिए विधानसभा की 10 सीटें जितनी काफी अहम है, वहीं सीसामऊ सीट पर 30 साल से सोलंकी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बता दें कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आगजनी के मामले में जेल में बंद है, जिसके चलते एचएनएन ने पूर्व विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी से उपचुनाव को लेकर बात की है।
जो इस बार खुद सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीसामऊ विधानसभा को सीट को लेकर अब जो है सारी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस वक्त हम पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जी के साथ मौजूद हैं। मैम, यहाँ पे आज माता प्रसाद पांडे आए थे, तो किस लिए आए थे, क्या काम था? वो हमसे मुलाकात करने आए थे। असल में वो अक्सर जो है महाराजगंज जाते होते हैं, तो हमारी उनसे बात भी हुई थी फ़ोन पे। तो वो कह रहे थे जब हम कानपुर आएंगे तो मुलाकात आपसे करेंगे, काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे। और उनसे हमारा पारिवारिक लगाव है विधायक जी को उनसे और उनको विधायक जी से, तो बस वो मोहब्बत है विधायक जी से, तो इसीलिए आए थे। तो विधायक जी महाराजगंज जेल में हैं, तो इस मुद्दे को भी लेकर कोई बात नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, क्या उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। विधायक जी से मिलने जाएंगे, तो हमसे कह रहे थे कि जब आप जाइएगा बताइएगा, तो वहाँ मुलाकात होगी। तो सीसामऊ विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। फिलहाल तो औपचारिक रूप से ये घोषणा हो ही गई है। तो आप जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगी, वो भी जब पूर्व विधायक जो हैं इरफान सोलंकी वो यहाँ आपके साथ मौजूद नहीं है, वो जेल में है? मुकाबला मेरा थोड़ी ना है, जनता का है उनसे, और जनता लड़ेगी ये चुनाव। विधायक जी के लिए ये चुनाव जनता लड़ेगी और जनता दिखा देगी कि ये सीट किसकी है और किसके लिए। और इंशाल्लाह ये सीट विधायक जी की ही रहेगी इंशाल्लाह। 30 साल से सोलंकी परिवार के पास सीट है, आप कह रही हैं ये सीट आपके पास ही रहेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से उनकी कोशिशें हैं, जिस तरीके से अभी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उस तरीके से समाजवादी पार्टी क्या आपके साथ है? कोई भी पार्टी होगी जो मैदान में आएगी वो तो अपने तरीके से कोशिश करेगी और प्रचार भी करेगी, तो वो उनका तरीका है बीजेपी वालों का। और जो हमारा तरीका होगा, वक्त आएगा हम लोग मिलकर, बाकी जो है संगठन और कार्यकर्ता और जितने भी समाजवादी के लोग हैं वो मेहनत कर ही रहे हैं। पर अभी हम नहीं निकले, अभी हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे काम और भी है, तो इसीलिए जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। सीसामऊ के लिए आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि सीसामऊ विधानसभा सीट के लोग जो हैं, और जिससे वो आपको जो है अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें? बस दुआओं के लिए हम कहते रहते हैं हमेशा कि विधायक जी के लिए दुआ करें, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हमारे लिए दुआ करें कि हमारी हिफाजत भी रहे, और अगर हम मैदान में आए तो अल्लाह बस जीत का सहरा बना दे। देखिए, ये थे हमारे साथ नसीम सोलंकी, जो कह रही थी कि हम ये चाहते हैं कि सीसामऊ विधानसभा की सीट के जो लोग हैं और वो हमें अपना प्यार दें, अपनी दुआएं दें, अपनी आशीर्वाद दें, और ये सीट हम फिर से हमको जिताने में हमारी मदद करें। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने निरीक्षण कर सपा नेता रेहान खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपनी राजनीति के लिए दौरा कर रहे हैं। बाढ़ कटान से प्रभावित लोग मंत्री के पैरों पर गिर रहे हैं, लेकिन मंत्री उन्हें केवल आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ कटान से हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की नदी में समा गई, जिससे धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई हैं। 2 बार आई बाढ़ ने किसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन बावजूद इसके सरकार बाढ़ कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं सपा नेता ने पलिया में बाढ़ रोकने के लिए नदी के दोनों ओर बांध बनाए जाने की मांग उठाई है। हर साल बाढ़ के ग्रस्त में आती है और हजारों हेक्टेयर ज़मीन किसानों की नदी में समा जाती है, और गन्ना की फसल जो है यहाँ और धान की बहुत बड़ी मात्रा में होती है। वो बाढ़ आने से सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है और धान की भी। इस बार 8 जुलाई को जो बाढ़ आई है वो पूरी तरीके से धान की फसल और गन्ने की फसल को नष्ट कर दिया है, और उसके बाद 13 सितंबर को फिर बाढ़ आ गई। जो ये सितंबर में बाढ़ आई है, इससे जो कुछ गन्ना बचा था वो सब सारा गन्ना ख़त्म हो गया है। और प्रभारी मंत्री इस समय गांव-गांव में जो दौरा कर रहे हैं वो अपनी राजनीति लिए कर रहे हैं, जनता हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर कहीं मंत्री जी को जनता के हित के लिए कदम उठाना होता तो एक बार प्रेस वार्ता करके शारदा पुल से 5 किलोमीटर पश्चिम और 5 किलोमीटर पूरब दोनों साइड में बंधा लगा दिया जाए, और जो समाजवादी सरकार ने बनाई हुई 4 लेन सीतापुर से लखीमपुर तक लाई थी, वो आज सरकार चाहे तो लखीमपुर से हमारी ग्वारी फंटा तक 4 लेन कर दिया जाए, और शारदा पुल से 5 फुट मिट्टी उसको रोड को ऊंची कर दी जाए, तो आने जाने का जो टापू पलिया बन गया, ये आवागमन हमेशा चलता रहे।
अमरोहा में पालिका अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ सभासदों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इसी बीच धरना स्थल पर पहुंची एसडीएम ने सभासदों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी। वहीं पालिका अध्यक्ष और उनके पति ने सभासदों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। इसलिए बैठे हैं, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो सफाई हो रही है, ना ही राशन कार्ड बन रहे हैं, ना ही कोई भी काम होने के लिए तैयार नहीं है। ना लाइटें हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। हर महीने सफाई कर्मी चेंज हो रहे हैं, कोई बोर्ड का रजिस्टर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ, धरने पे नहीं बैठे तो क्या करें। और वार्ड का हर व्यक्ति हमारे यहाँ पहुँचता है, बोले भाई काम करवाओ, सड़क नहीं बन रही, हर जगह सड़क कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, बताओ क्या करें। आज हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी नगर पालिका आज से 1.5 साल पहले बहुत स्वच्छ और प्रगतिशील, जब से ये हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, इन्होंने सब विकास कार्य धूमिल कर दी। पथ विकास व्यवस्था धूमिल है, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सब ध्वस्त कर दी। इनका सिर्फ एक इरादा है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही। सरकार हर महीने इन्हें 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए हर योजनाओं के लिए पैसे भेज रही है। ये राशन कार्डों में भी खेल कर रहे हैं, राशन कार्डों में सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि सरकार राशन कार्ड कटवा रही है। राशन कार्ड के फार्म यहाँ रखे हैं, 1 साल हो गया, इन्होंने राशन कार्डों को, फार्मों को अभी तक जिले पे नहीं भेजा। तो राशन कार्ड तभी बनेंगे जब ये भेजेंगे। ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नगर पालिका आज से 1.5 साल पहले बहुत स्वच्छ और प्रगतिशील, जब से ये हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, इन्होंने सब विकास कार्य धूमिल कर दी। पथ विकास व्यवस्था धूमिल है, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सब ध्वस्त कर दी। इनका सिर्फ एक इरादा है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही। सरकार हर महीने इन्हें 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए हर योजनाओं के लिए पैसे भेज रही है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ यहाँ पर अब सामने बात निकल कर आ रही है? देखिए रवि, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा की नगर पालिका परिषद गजरौला का है, जहां भाजपा सभासदों ने बसपा के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के जो सभासद है वो नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा सभासदों का साफ तौर पर कहना है कि बसपा की जो चेयरमैन है वो उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं करा रही है और उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार जैसे भी गंभीर आरोप जो चेयरमैन पर लगाए। वहीं जब इस पूरे मामले में चेयरमैन और उनके पति से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सभासदों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। वहीं जब सभासद पूरे दिन धरने पर बैठ रहे हैं, इनसे एसडीएम चंद्रकांता ने ये मुलाकात की और उनसे समस्या जानी। वहीं सभासदों ने एसडीएम को एक शिकायती पत्र भी दिया है। वहीं सभासदों का जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप जो है नगर पालिका पर लगे। तो क्या सुमित, अब ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है? आगे क्या कुछ चेतावनी सभासदों की ओर से यहाँ पर दी गई है या क्या मांग उठाई गई है? सभासदों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वह धरने पर डटे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए आपका। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं सोनौली थाना क्षेत्र में स्थित श्यामकाट गांव में एसएसबी जवानों को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां जवानों ने बगीचे से एक पिकअप में लदा 126 कैरेट चाइनीज आम बरामद किया। साथ ही मौके पर पिकअप चालक को गिरफ्तार करके नौतनवा कस्टम को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में निर्माण के दौरान शटरिंग में लगी बल्ली टूटने से हादसा हो गया। शटरिंग की बल्ली टूटने से 3 मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। सूचना पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 मजदूरों के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है।
ललितपुर के कोतवाली महरौली अंतर्गत एक भतीजे ने अपने चाचा की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि रात में सोते समय भतीजे ने अपने चाचा पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। वहीं जब पास में सो रही मृतक की पत्नी ने शोर मचाया तो आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। आनन फानन में व्यक्ति को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना महरौनी जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम कुम्हेड़ी में भतीजे दीपू वाल्मीकि द्वारा शराब के नशे में अपने चाचा राजकुमार के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट कर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना महरौनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना महरौनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियोग में अन्य विधिक